हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। तो आज से हम ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है सी शार्प के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। मतलब देखो, आप सबने सुना होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि ये बाइनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। मतलब ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनको कम से कम भी दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, दो वैल्यूज की जरूरत होती है, बिकॉज दे वर्क विद टू ऑपरेंड्स। वही बात आ गई। अरिथमेटिक ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, दो वैल्यूज के साथ काम करते हैं, विद द ऑपरेटर बीइंग प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। भाई देखो, जो प्लस होता है, ठीक है, अगर हमें दो नंबर्स को, कम से कम भी दो नंबर्स को प्लस करवाने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं, और वो कहां प्लेस करता है? दो ऑपरेंड्स के बीच में प्लेस करता है। फिर देखो, these operators allow you to perform computations on numeric और स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, तो मतलब जो कंप्यूटेशन होती है, कैलकुलेशन होती है, वो हम इन ऑपरेटर्स की मदद से क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉडुलस। मतलब देखो, ये चारों तो आपको क्लियर होंगे। ये होता है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है? जो रिमाइंडर रिटर्न करता है। भाई आपने सुना होगा, आप डिवाइड करते हो, दो नंबर्स को आपने डिवाइड किया, एक तो आपको मिल जाता है आंसर सीधा, ठीक है, जिसको हम कोशेंट कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में जिसको हम कोशेंट कहते हैं। लेकिन फिर बचता है एक रिमाइंडर। ठीक है, वो रिमाइंडर हमें कैसे मिलता है? इस मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से। तो इसको अभी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 10, और फिर कॉमा लगा के इसी लाइन में मैं क्या पास कर देता हूँ 5। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में आपने क्या किया कि a वेरिएबल भी बनाया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, और b वेरिएबल भी बनाया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉमा लगा के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ c d e f g। ठीक है, इसका मतलब देखो, a और b वेरिएबल को तो मैंने इनिशियलाइज किया है, लेकिन c d e f g वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू नहीं दी, इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो आप ये काम एक लाइन में नहीं तो ये काम वरना आपको 8-9 लाइंस में करना पड़ता अगर आप अलग अलग करते हैं। ठीक है, मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो लेकिन इससे क्या होगा? आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने जो वेरिएबल बनाया ना, कौन सा? c, सही, यहां से लेके यहां तक, मैं इन वेरिएबल्स को अब यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ c, मैं कहता हूँ a प्लस b। a के पास क्या वैल्यू है? 10, b के पास क्या है? 5। तो इनका एडिशन जब होगा तो c के पास क्या चला जाएगा? 15। ठीक है, फिर सेम इसी तरह d, और यहाँ पे मैं कहता हूँ a माइनस b। फिर इसी तरह e, क्योंकि वेरिएबल्स मैंने ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं, जस्ट मैं इनको अब इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर e के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ a को डिवाइड कर दो किसके साथ? b के साथ, और फिर इसके बाद एक वेरिएबल था f, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b। तो मतलब अभी मैंने 4 ऑपरेटर यूज किए, मॉडुलस यूज नहीं किया। सही है, तो यहाँ पे देखो, और अगर अब मैं इनको यहाँ पे आके प्रिंट करवाऊं, कौन से वेरिएबल्स को प्रिंट करवाऊंगा? c, d, e और f। ठीक है, यहाँ पे सी डब्ल्यू टैप टैप, पहले c का वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ d, और यहाँ पे इसको कहते हैं f।
ठीक है। और लास्ट में अपनी स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। देखो अभी मैंने मॉडुलस यूज नहीं किया, अभी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई यूज किया। तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं विंडो को यहाँ पे रखूं, ठीक है, देखो पहले मैंने सी का वेरिएबल कॉल करवाया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 15 आ रहा है, मतलब 10 और 5 को प्लस किया तो 15 आ रहा है, फिर 10 और 5 को माइनस किया तो 5 बच रहा है, फिर 10 और 5 को डिवाइड किया तो 2 आ रहा है, और फिर 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 5 जा 50, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मॉडुलस की, ठीक है, तो जरा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं, ठीक है। 10 और 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आ रहा था 2, लेकिन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, देखो हम डिवाइड किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 को मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो मतलब 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और अब अगर मैं इनको मतलब 10 और 10 में से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 0। तो इस 0 को मैं क्या कह रहा हूं, रिमाइंडर। मतलब ये जो 2 है ना, ये जो मतलब जो हम डिवाइड करते हैं 10/5, तब हमें आंसर क्या मिलता है, 2। तो ये 2 क्या है, इसको कहते हैं हम कोशंट। अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें हम इसको कहते हैं कोशंट। और ये जो माइनस करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिला है, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। मतलब अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, / डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2। लेकिन अगर मैं मॉडुलस, ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है, मॉडुलस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर। सही है, ये इसका पॉइंट है। तो अब अगर मैं मॉडुलस अप्लाई करूं, ठीक है, जो मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ था जी, इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूं a मॉडुलस, ठीक है, b, सही है। और अब यहाँ पे आके मैं अगर g को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, g को प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर की वैल्यूज तो मैंने आपको समझा दी। देखो लास्ट में जहाँ पे मॉडुलस मैंने प्रिंट करवाया उसकी क्या वैल्यू आ रही है, 0, ठीक है। मतलब डिवाइड किया था तो 2 आ रहा था, सही है, और मॉडुलस किया तो हमें वो क्या दे रहा है, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये कुछ टर्म्स होती हैं, इनको याद रखना। ये जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये जो 5 है, मतलब ये हमारे केस में कहाँ पे था, हमारे केस में ये 2 क्या था, कोशंट था। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो ऊपर, ठीक है। तो ऊपर लिखोगे ये कोशंट है, ठीक है, स्पेलिंग देख लो क्या है, कोशंट। और ये जो 2 बच रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर, सही है। और ये जो अंदर की वैल्यू थी जिसको मैं डिवाइड करवा रहा हूं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जिस नंबर से मैं इसको डिवाइड करवा रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं, डिविजर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो डिवाइड या रिमाइंडर के हवाले से हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास अगले ऑपरेटर्स हैं सी शार्प के अंदर, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब इसके दो नाम है, इसको आप रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हो और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। मतलब दो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, दो मेरे पास ऑपरेंड्स हैं, तो उनके दरमियान अगर मुझे कंपैरिजन करवाना है तो मैं यूज करता हूं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जब भी हम दो ऑपरेंड्स या दो वैल्यूज के दरमियान कंपैरिजन करवाते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है, या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। तो हम उसी के हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब अगर ट्रू मिलेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, फॉल्स मिलेगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। मतलब जिस तरह मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल के अंदर 10 है, दूसरे वेरिएबल के अंदर 20 है। अब मैं उसे इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू, रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेयर करवाना चाह रहा हूं कि भाई जो पहला वेरिएबल है क्या वो दूसरे के बराबर है, या पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है। इस तरह के लिए हम यूज करते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। आप देखो पहला है, सबसे पहला डबल इक्वल टू, ये हम चेक करते हैं कि पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर है, ठीक है। इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ 10, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ 20, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया,
रिलेशनल ऑपरेटर हमें रिटर्न क्या करते हैं, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। और मैंने आपको बताया था ये जो मैं बूल का वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम मैं सी रख रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज ही आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करता हूं कि क्या ए बराबर है बी के, मतलब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ए वेरिएबल की वैल्यू बराबर है बी के। अगर बराबर होगी तो सी के पास क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। अदरवाइज अगर ए बराबर नहीं होगा बी के तो सी के पास क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके सी डब्ल्यू टैप और सी का वेरिएबल में यहाँ पे क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो देखो अभी क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि ए के वेरिएबल में 10 है और बी के वेरिएबल में 20 है। ठीक है, डिफरेंट है। अच्छा अगर मैं सेम कर दूं, मैं ए के वेरिएबल में भी 20 कर दूं तो अब दोनों वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो अब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, अब रिजल्ट मिलेगा मुझे ट्रू। सही है, ट्रू मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास था डबल इक्वल टू ऑपरेटर जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। फिर हमारे पास दूसरा आता है नॉट इक्वल टू। मतलब अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझना क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बराबर नहीं है बी के, मतलब ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी की वैल्यू के। इसका मतलब सी में क्या जाना चाहिए, फॉल्स जाना चाहिए, क्योंकि ए और बी सेम है, बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आके मैं रन करूं तो अभी क्या बताएगा हमें, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए बराबर नहीं है बी के। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ए में 10 कर दूं, अब ए में 10 है और बी में 20 है, तो इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। मतलब अब ये ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, सी को। तो अगर यहाँ पे आके रन करेंगे तो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, ट्रू। ठीक है, सही है। तो आपके पास ये एक है नॉट इक्वल टू, मतलब वो भी कंपैरिजन करवा रहा था, ये ऑपरेटर भी क्या करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है यहाँ पे ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं ग्रेटर देन की साइन, मैं कह रहा हूं यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो सी में क्या जाना चाहिए, फॉल्स जाना चाहिए, क्योंकि ए छोटा है बी से। तो अगर यहाँ पे आके अभी रन करूंगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, फॉल्स। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं ए के वेरिएबल के अंदर 30 कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, अब ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अब ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आके रन करेंगे, क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है हमें, ट्रू। ठीक है, फिर इसी तरह इसका अपोजिट क्या होता है आपके पास, लेस देन। ठीक है, और लेस देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला साइन। ठीक है, तो अभी अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि ए छोटा है बी से, छोटा नहीं है, ए बड़ा है बी से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके रन करते हैं तो देखो क्या रिटर्न कर रहा है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे अब दो चीजें चेक करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई देखो अब ये दो चीजें चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के, मतलब दोनों चीजें चेक करेगा कि ए बड़ा है बी से और ए बराबर है बी के। तो अभी आप बताओ, अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, सी में ट्रू आएगा, क्योंकि इस केस में ये ग्रेटर देन का सिंबल काम कर रहा है, क्योंकि ए बड़ा है बी से। मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ग्रेटर देन काम कर रहा है। तो इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, ट्रू रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अब अगर मैं बी के वेरिएबल में 30 कर देता हूं तो अब देखो, अब क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, ए बड़ा नहीं है बी से, बल्कि ए बराबर है बी के। इसका मतलब अब इस केस में ग्रेटर देन काम नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है, इज इक्वल टू काम कर रहा है। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो अभी भी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, सही है। अच्छा लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूं ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के, तो ये दोनों ऑपरेटर्स अब काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूंगा तो हमें क्या रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, फिर सेम इसी तरह हमारे पास एक और होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद हमारे पास आता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये लेस देन की साइन और इक्वल टू, मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए छोटा है या बराबर है बी के। तो इस केस में अभी देखो ए के पास क्या है,
20 है, तो मतलब a छोटा है b से। तो अगर यहाँ पे आके मैं रन करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ट्रू। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। मतलब इस केस में हमारे पास लेस देन का साइन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अब a को भी 30 कर दूं, तो अब इस केस में क्या है, अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, a छोटा है b से। नहीं, अब a छोटा नहीं है b से, बल्कि a बराबर है b के। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको रन करूं, चाहिए, तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, ट्रू। चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे a के अंदर कोई बड़ी वैल्यू भेज दूं 40, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों ऑपरेटर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस केस में अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। तो ये थे हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।